Hi everyone, my name is Deepak and I welcome you all to this particular channel निखिल उपाध्याय मीडिया। तो देखिए आज हम बात करने वाले अपने ज्योग्राफी के सेगमेंट में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में कि जहाँ पर हमारा उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, कैसे कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं, इनके क्लासिफिकेशन किस तरीके से है, इसके अलावा हमारे देश में कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं और कितने अमाउंट में कौन कौन सा स्टेट में ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अपने प्रीवियस ईयर्स में और यहाँ से डायरेक्टली इस पीडीएफ को पढ़ के आप लोग उन क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को छोड़ना देखिए लापरवाही होगी, मेरे अकॉर्डिंग फुलिशनेस है ना। तो इनको बेटर है कि एक बार आप पढ़ेंगे, मेरे साथ याद कर लेंगे एंड अल्टीमेटली वी शैल मूव ऑन, राइट। तो देखिए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो पहली बात, बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल हमको तीन तरह की इंडस्ट्रीज मिलती हैं जहां पर रॉ मटेरियल का बेसिकली बोलबाला है या कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल आपका प्रोवाइड करती हैं जो आपकी दूसरी इंडस्ट्रीज हैं। पहले आते हैं आपके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, दूसरे इसमें है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, तीसरे इसमें आपका फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। इस बात का समझिए, इस बात को आप समझते हुए चलिए। देखिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर जो बेसिकली रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है आपकी इंडस्ट्रीज को, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रीज को, राइट। तो जैसे आपका रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर सेक्टर, ये सारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। जैसे कॉटन है एज अ रॉ मटेरियल, उसको हम लोग यूज करते हैं अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। शुगर है ना, अल्टीमेटली शुगर केन से आ रहा है, जूट है, एडिबल ऑयल्स हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये एग्जाम्पल है आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में, राइट, जहां पर एग्रीकल्चरल जो इनपुट है उसको आप यूज करते हैं फॉर द फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस, राइट। दूसरे आते हैं आपके मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में, जहां पर मिनरल को एज अ रॉ मटेरियल यूज करेंगे। जैसे आपका आयरन इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री होगी, सीमेंट हो गया, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज होगी। तो ये सारे क्या है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, है ना मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। तीसरा आता है हमारा फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, जहाँ पे फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स को क्या कर रहे हैं हम लोग इंडस्ट्रीज में यूज कर रहे हैं फॉर द फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस और द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो पहले इसमें आता है आपका पेपर है, टिम्बर है, फर्नीचर इससे बनते हैं, मैथ स्टिक्स इससे बनते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। दूसरे तरीके जो इंडस्ट्रीज हैं, क्लासिफिकेशन हमारे पास है, दैट इज बेस्ड ऑन आउटपुट। आउटपुट का मतलब है कितना बेसिकली उसका निष्कर्ष निकला, कितना कंक्लूजन निकला, आउटपुट कितना निकला। तो पहले इसमें जो की इंडस्ट्रीज हमारे पास हैं, दैट इज जो रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं या गुड सप्लाई करती हैं दूसरी इंडस्ट्रीज को। इस तरीके से हम इसको देखते हैं। जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री क्या है आपका, आउटपुट बेस्ड इंडस्ट्री है। कॉपर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री क्या है आपकी, आउटपुट बेस्ड इंडस्ट्रीज है। इसके अलावा कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होती हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर और डायरेक्टली आपके कंजप्शन मेड गुड्स को प्रोड्यूस कर रही हैं। जैसे टूथपेस्ट क्या है आपका, कंजप्शन बेस्ड इंडस्ट्री का बेसिकली पार्ट हो जाएगा, कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री का पार्ट हो जाएगा। टेलीविजन है, डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। क्लॉथ है, शॉप्स हैं, है ना। तो ये सारी चीजें। फिर आता है बेस्ड ऑन ओनरशिप, मतलब किसकी हिस्सेदारी होगी। तो इसमें सबसे पहले आता है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, जहां पर गवर्नमेंट की ओनरशिप सबसे ज्यादा हमको देखने को मिल रही है। जैसे BHEL है, SAIL है, ONGC है, ये क्या है हमारे पास पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है। दूसरी आती है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, जो आपको देखेंगे दोज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल और द प्राइवेट फर्म्स, राइट। जहाँ पे टिस्को है, टाटा स्टील एंड टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राइट। रिलायंस इंडस्ट्रीज है, राइट, रिलायंस इंडिया लिमिटेड है। तो ये क्या है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज है। फिर आता है आपका ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, जिनको बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर, जहां पर तुम्हारा प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करते हैं। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड इसका एग्जांपल है। लास्ट में हमारे पास है ओनरशिप के बेसिस पर, दैट इज कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, जहां पर कोऑपरेशन होता है ना, वर्कर्स का, या वहां पर जो ओनरशिप है उनका, राइट। तो ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स एज वेल एज द वर्कर्स, साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर आपको दिखेंगे मल्टीपल ऐसे इंडस्ट्रीज है। महाराष्ट्र में आपका शुगर इंडस्ट्री काफी ऐसे देखेंगे, गुजरात में अमूल इसका एग्जाम्पल है ना, आनंद मिल यूनियन लिमिटेड। देन अगर हम बात करें मोड ऑफ ऑपरेशन की कि किस तरीके से ऑपरेट होती हैं, पहले आता है आपका लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, जहां पर लेबर बेसिकली आपको ज्यादा अमाउंट में मिलेगा। लेबर इंड्यूस्ड इज मोर देन योर मशीन इंड्यूस्ड, राइट। दूसरे अगर मतलब इसमें अगर हम बात करें तो आपको लार्ज अमाउंट में, लार्ज नंबर में स्किल्ड और सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड वर्कर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं इंडस्ट्रीज में। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है, फुटवेयर इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है। इसके अलावा कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, जहां पर आपको समझ में आ रहा है कि कैपिटल मतलब पूंजी लगी हुई है, कैपिटल लगा हुआ है, इसका मतलब क्या, मशीन मेड इंडस्ट्रीज होंगी, मशीन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होंगी। तो हैवी मशीनरी का ये इंडस्ट्री यूज करती हैं, हैवी इक्विपमेंट्स का, टूल्स का ये इंडस्ट्री यूज करती हैं। जैसे मशीन टूल्स हो गए, हैवी इलेक्ट्रिकल्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स हो गए, तो इनको आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज जो स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस की होती हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका डिफेंस इंडस्ट्रीज, राइट, आपका रिसर्च जो बेसिकली कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंजेस में, जो आपका अर्निंग में इन्वॉल्व है, ये क्या होते हैं हमारे इंडस्ट्री जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस मतलब एक पर्टिकुलर चीज के लिए बेसिकली एस्टेब्लिश्ड है। या एरोस्पेस इंडस्ट्रीज हो गई, शिपिंग इंडस्ट्री हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, डिफेंस इक्विपमेंट हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया।
तो इनके कुछ काम है और उन्हीं को बेसिकली अपना फुलफिल करते हैं। फिर हम बात करते हैं साइज बेस्ड इंडस्ट्रीज, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ साइज कि कितनी बड़ी हैं कितनी छोटी हैं। तो हमको समझ में आता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का मतलब है कि जिसका जो कैपिटल इन्वेस्टेड है, मतलब पूंजी जो लगी है वो बेसिकली कम है एंड अल्टीमेटली लोअर टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो अगर हम बेसिकली बात करें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जहां से आपको जिसको बेस आपको बनाना चाहिए, तो 1 करोड़ 1 करोड़ अगर कोई इंडस्ट्री इससे कम इन्वेस्ट कर रही है ना, इससे कम बेसिकली उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, तो उसको बोलते हैं ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और अगर हम बात करें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का मतलब है यहाँ पर 1 करोड़ से ज्यादा, है ना, 1 करोड़ से ज्यादा, सॉरी 10 करोड़ या उससे ज्यादा का बेसिकली जो आपका काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, उसको बोलते हैं हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। इसके अलावा मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज आती हैं जो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में जिनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। तो इसको आप ध्यान से समझते हुए चलिएगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा, जहाँ पे ज्यादा हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, हैवी मशीनरी है एंड स्टील इंडस्ट्रीज का बेसिकली पार्ट है, इसके एग्जाम्पल्स हैं, राइट। आई होप यहाँ तक बेसिकली मैं क्लियर कर पाया हूँ आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे सेगमेंट का, दैट इज MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जहां से क्वेश्चन आपके मल्टीपल एग्जामिनेशंस में बन चुके हैं, है ना। और कहां से बने हैं, इनके जो बेसिकली कंडीशंस हैं, है ना, वहां से क्वेश्चन ऑलरेडी बने हुए हैं। तो इसको आपको ध्यान से समझते हुए चलना है, ध्यान से पढ़ते हुए चलना है और इसको बार बार रिवीजन करना है ताकि आपको याद रहे। माइक्रो एंटरप्राइजेस उसको बोलते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं, हमारे पास MSMED एक्ट है, राइट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट हमारे पास है। द प्रिंसिपल एक्ट फॉर दिस इज 2006 का। देन इसमें अमेंडमेंट हुआ, है ना, 2019 में, और जो अमेंडमेंट है वो इम्प्लीमेंट हुआ 2020 से, राइट, 2020 से बेसिकली इंप्लीमेंट हुआ 1 जुलाई से। इसको आप समझते हुए चलिए, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करें, इन्होंने अपनी इसकी रेंजेस, इसके बेसिकली जो लिमिट्स हैं उसको चेंज कर दिया। इसके अलावा MSME के लिए मल्टीपल स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर आई है, तो उन स्कीम्स को भी आप एक बार पढ़ लेंगे। और MSME को बढ़ाने की गवर्नमेंट बात करे, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को अगर हमको बढ़ाना है तो ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, इनको हमको क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, ताकि हम थोड़ा स्केल अप करें अपनी इकोनॉमी में और अल्टीमेटली हम लोग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री बने रादर देन इंपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, सेक्टर, राइट, इकोनॉमी। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए हमको छोटे बिजनेसेस, जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं, है ना, उनको थोड़ा प्रमोट करना पड़ेगा। तो उसी में सबसे पहला आता है हमारा माइक्रो एंटरप्राइजेस। माइक्रो एंटरप्राइजेस का मतलब क्या है, तो ध्यान रखिएगा, जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट, निवेश 1 करोड़ तक का है, 1 करोड़ तक का है, उससे ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 करोड़ तक का है। प्लांट या मशीनरी में क्या कर रहे हैं, या इक्विपमेंट में क्या कर रहे हैं, वहां पर पाए जाने वाले जो पूरा बेसिकली प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट जिनको यूज करेंगे मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में, 1 करोड़ तक का अगर उसमें निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, दैट इज नोन एज योर माइक्रो एंटरप्राइजेस। एनुअल टर्नओवर ध्यान रखिएगा 5 करोड़ तक इनका अगर है, तो ये माइक्रो एंटरप्राइजेस कैटेगरी के अंदर आएंगे। और यहीं से क्वेश्चन आपके बने हुए हैं, तो आपको याद रखना है 1:5 का, है ना, पहले वाले में 1:5 याद रखना है ना। दिस इज स्मॉल एंटरप्राइज, सॉरी माइक्रो एंटरप्राइजेस, ठीक हो गया। फिर आता है हमारे पास मीडियम एंटरप्राइजेस। मीडियम एंटरप्राइजेस में भी आपको ये याद कर रखना है ना, 1:5 का मतलब 10:50 याद रख सकते हैं, 1:5 याद रख सकते हैं, ऐसे करके, है ना। अगेन ध्यान रखिएगा, जो हमारे स्मॉल मीडियम माइक्रो के बाद स्मॉल एंटरप्राइजेस है ना, इसमें 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट में। एंड ध्यान रखिए कि 50 करोड़ से ज्यादा इनका टर्नओवर नहीं होना चाहिए, है ना, 50 करोड़ ज्यादा टर्नओवर नहीं होना चाहिए। एंड अगर हम बात करते हैं मीडियम एंटरप्राइजेस की, राइट, मीडियम एंटरप्राइजेस, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इनका जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट है इनटू प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मीडियम एंटरप्राइज, राइट, मीडियम एंटरप्राइज 50 करोड़ से ज्यादा इनका इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए एंड अल्टीमेटली 250 करोड़ तक इनका बेसिकली टर्नओवर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हुआ तो ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर आ जाएंगी, है ना, लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर आएंगे। इस बात को आप समझते हुए चलिए। तो ये MSMED एक्ट जो है, ये इसके तहत हमने क्या कर रखा है, इनका डिफरेंशिएशन कर रखा है। और 2020 में गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ डिफरेंशिएशन हमको देखने को मिला, जो भी मैंने आपको बताया कि अमेंडमेंट के बाद इनका जो लिमिट्स है, इनके जो बेसिकली रेंजेस है, उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, राइट। इसको आप समझते हुए चलिए, इसको आप पढ़ लीजिए, इस तरीके का एक चार्ट बनाइए और चार्ट को पढ़ के खत्म कीजिए आप, है ना। तो ये हमने क्या करा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन करा हुआ है, सर्विस एंटरप्राइज ये हमको देखने को मिल रही है ना। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे पास इंडस्ट्रियल लोकेशन, हमारे देश में इंडस्ट्रियल लोकेशन की अगर हम बात करें तो देखिए, इंडस्ट्रियल लोकेशन आपको मिलती है उन जगहों पर जहां पर ये फैक्टर क्या करते हैं, प्रिवेल करते हैं। जैसे वहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल आपकी इजी है, पावर वहां पर आपको इजीली मिल जाएगा, मार्केट इजीली मिल जाएगी, कैपिटल इजीली मिल जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर, ये वहां पे इजी अवेलेबिलिटी है। वहां पर आपको देखेंगे कि इंडस्ट्रीज क्या है, वेल एस्टेब्लिश्ड होंगे। रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें तो हमको समझ में आना चाहिए कि भाई जो इंडस्ट्री आपका
वेट लूजिंग रॉ मटेरियल को बेसिकली जहाँ पर इजीली उसकी अवेलेबिलिटी है तो वहाँ पर ये इंडस्ट्रीज आपको मिलेंगी, है ना। वेट लूजिंग रॉ मटेरियल का मतलब क्या है, जहाँ पर आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है, देन उसके बाद आप उसको मैन्युफैक्चरिंग में लेकर आ रहे हैं। जैसे शुगर मिल है, शुगर केन बेसिकली वेट लूज करके क्या होगा अपना, मतलब उसको जब हम मैन्युफैक्चर करेंगे अल्टीमेटली वो शुगर में बदल जाएगा, है ना। तो शुगर मिल्स ऐसे हैं। पल्प इंडस्ट्रीज जहाँ पर पेपर बनाया जाता है, आपका ट्री पल्प से पेपर बनाया जाएगा, है ना। इसके अलावा कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री है, राइट। पिग आयरन इंडस्ट्रीज हैं। पिग आयरन इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, पिग आयरन इंडस्ट्री का मतलब होता है, जैसे आप समझिए इसको, इसका वो पिग जानवर से कोई रिलेशन नहीं है। बेसिकली जब आप आयरन को, जो आयरन है ना, उसको स्मेल्ट करते हैं और उसको फिर एक मोल्ड में, ढांचे में डालते हैं, ठीक है ना। मोल्डिंग उसकी बेसिकली करते हैं, मोल्ड, उसको मोल्ड में डालते हैं, ढांचे में डालते हैं, तो उसको बोलते हैं पिगिंग, राइट। पिगिंग उसको बेसिकली बोला जाता है। तो मोल्ड जिस शेप में आप उसको लेकर आ रहे हैं उसको बोलते हैं पिगिंग। तो उसको बोलते हैं पिग इंडस्ट्रीज, जहाँ पर आयरन से कुछ ना कुछ चीज बनाई जा रही है, उसको मोल्ड करके उन ढांचों में उसको डाला जा रहा है, सांचों में उसको पिरोया जा रहा है एंड अल्टीमेटली उससे कुछ शेप बनाया जा रहा है, उसको बोलते हैं पिग इंडस्ट्री या पिग आयरन इंडस्ट्रीज। फिर हम बात करते हैं पावर इंडस्ट्रीज की। तो कुछ इंडस्ट्रीज एल्यूमिनियम और सिंथेटिक नाइट्रोजन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, ये पावर इंडस्ट्रीज का पार्ट होती है ना। ये उन जगहों पर आपको मिलेंगे जहां पर पावर अवेलेबिलिटी बिल्कुल ईजी है। अल्टीमेटली दिस रिक्वायर्स द सोर्स ऑफ पावर, तो पावर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं और ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनको चाहिए, है ना। हमेशा इनको इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए इनके लिए, राइट। तो ये उन एरियाज में आपको नॉर्मली आपको देखने को मिलेंगे। मार्केट तीसरा सेगमेंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि भाई अगर आपको उस चीज को बेचना है ना, अगर आपको उस गुड को बेसिकली बेचना है तो मैन्युफैक्चर्ड गुड को तो आपको कहाँ ले जाना पड़ेगा, मार्केट में ले जाना पड़ेगा। तो मार्केट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज भी होती हैं, जैसे आपके हैवी मशीनरी एंड मशीन टूल इंडस्ट्रीज हैं, है ना। तो इनके बिक्री के लिए मार्केट अवेलेबिलिटी ईजी होनी चाहिए। जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं वहां पर ये सारी रिक्वायरमेंट है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, राइट। तो अल्टीमेटली आपके मुंबई में, अहमदाबाद, सूरत, ये क्या है, ट्रेडिंग सेंटर्स हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरी इंडस्ट्रीज हैं, है ना, जो आपको कोयाली, मथुरा एंड देन उसका आपका बारानोरी रिफाइनरीज, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, राइट। तो पोर्ट अवेलेबिलिटी भी यहाँ पर होनी चाहिए आसपास में, ताकि ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री क्या कर सके, रिफाइन करके उसको इजीली आपका एक्सपोर्ट कर सके। तो इस चीज को हमको समझना है। अब इनको देखिए, कैटेगराइजेशन को हम प्रॉपरली एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। इसमें सबसे पहला कैटेगराइजेशन हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब क्या है, जो कपड़ा उद्योग है, राइट, कपड़ा उद्योग है। कपड़ा उद्योग की यदि आप बात करते हैं तो हमारे देश में सबसे पहला जो फोर्ट ग्लॉस्टर है, कहाँ पर, कोलकाता में, 1818 में वहां पर सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगी, टेक्सटाइल मिल लगी, इसको समझिए। लेकिन अगर हम बात करें सक्सेसफुल मॉडर्न टेक्सटाइल मिल, तो ये कहाँ लगी, मुंबई के अंदर 1854 में, राइट, 1854 में। कहीं कहीं भी देखिए डेट आपको 1855 भी मिलती है ना। एनसीईआरटी में जैसे 1855 है, लेकिन और किताबों में आपको 1854 मिलते हैं। तो 1854, 1855 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अहमदाबाद को बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर कहाँ पर है, आप बताइए मेरे को जरा कमेंट बॉक्स में। और वहां पर सबसे ज्यादा टेक्सटाइल जो मार्केट है वो प्रिवेल करती है, इसीलिए उसको बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, राइट। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो मैं बता ही देता हूँ, है ना। अगर बेसिकली आप सर्च नहीं करेंगे तो लॉस आपका हो जाएगा। तो इंग्लैंड में बेसिकली मैनचेस्टर है ना, मैनचेस्टर सिटी ऑफ इंग्लैंड। तो इस बात को समझिए। और ये जो अहमदाबाद है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं। और ये एसएससी में एक बार क्वेश्चन इसने पूछा हुआ है, एसएससी में क्वेश्चन इसने एक बार पूछा हुआ है। तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से आपको नॉर्मली मिल जाएंगे, राइट। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की हम अगर मेनली बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, तो आपको समझ में आएगा कि भाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे देश में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का बेसिकली एक पार्ट है ना, जो एग्रीकल्चर से डायरेक्टली लिंक्ड है, राइट। इस चीज को आप समझते हुए चलिए, एग्रीकल्चर से डायरेक्टली लिंक्ड है। स्पिनिंग, इसका बेसिकली जो बेसिकली स्पिनिंग है किसकी, कॉटन की, वो करी जाती है महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में, है ना। और वेविंग हाईली आपका डिसेंट्रलाइज्ड होती है ना, मतलब एक जगह पे करी जाती है आपकी स्पिनिंग। लेकिन अगर उससे बात करें उसको बुनना, उसकी वेविंग करना, तो अल्टीमेटली वो ट्रेडिशनल स्किल और डिजाइन पर बेस्ड है। जैसे कॉटन है, सिल्क है, जारी है, एम्ब्रॉयडरी है, ये सारी चीजें करनी पड़ती है हमको इंडस्ट्रीज के अंदर। अगर हम बात करते हैं कि भाई रॉ मटेरियल, कॉटन एज अ रॉ मटेरियल अनइंटरप्टेड सप्लाई हमको देखने को मिल रही है कहाँ से जो आपका अहमदाबाद है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, नागपुर है, सूरत है, इंदौर है, कोयम्बतूर है। तो यहाँ पर आपको नॉर्मली मिल जाएगा कि रॉ कॉटन की सप्लाई यहाँ से होती है, क्योंकि कॉटन प्रोडक्शन यहाँ पर अच्छा होता है, राइट। मेजर सेंटर जो हमको देखने को मिल रहे हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के, तो अहमदाबाद गुजरात में, है ना, भिवानी दैट इज इन हरियाणा, कानपुर हो गया, कोयम्बतूर हो गया, शोलापुर हो गया, देन आपका कोल्हापुर हो गया, नागपुर है, इंदौर है, उज्जैन है, इन जगहों पर। तमिलनाडु की बात करें तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मिल्स आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगी, है ना, जो आपका यार्न प्रोड्यूस करती हैं, कपड़ा नहीं यार्न प्रोड्यूस करते हैं, उसका जो रेशा होता है। 18% ऑफ ग्लोबल जो ट्रेड है किसका, कॉटन टेक्सटाइल का, वो इंडिया से ही होता है। और वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर है इंडिया, राइट। इस बात को भी आपको ध्यान में रखें।
राइट। तो हमने बेसिकली चाइना को सरपास करके 2024 में, है ना, 2024 के आसपास हमने चाइना को सरपास कर दिया और वर्ल्ड का सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कॉटन का इंडिया ही है। इसके अलावा अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बात करते हैं, दूसरे नंबर पर हमको देखते हैं जूट इंडस्ट्री। जूट एज अ रॉ मटेरियल हम लोग प्रोड्यूस करते हैं और जूट गुड्स हमको देखने को मिलते हैं गिनी बैग्स की तरह, है ना, आपको दिखता होगा, है ना, बैग की तरह उसको यूज करते हैं। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है हम लोग वर्ल्ड के, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है कि भाई बांग्लादेश सबसे पहला नंबर पर इस पूरी कैटेगरी में आता है। मेजोरिटी आपको मिल्स दिखेंगे वेस्ट बंगाल के अंदर, है ना, और बैंक ऑफ रिवर हुगली नैरो बेल्ट यहाँ पर जो बेसिकली आपको पाई जा रही है हुगली रिवर के आसपास, यहाँ पर आपको मिल रहा है कि भाई कॉटन टेक्सटाइल यहाँ पर अच्छा खासा, जूट टेक्सटाइल यहाँ पर अच्छा खासा है। जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट हमारे पास 1987 का 100% फूड ग्रेन का इसमें हम लोग यूज करते हैं, 20% में शुगर बेसिकली इसमें जो है इन बैग्स को बनाने में यूज होता है। पहले जूट इंडस्ट्री हमारे देश में ब्रिटिशर्स के द्वारा लगाई गई थी 1855 में रिवर हुगली के आसपास, जो कोलकाता में है ना, इस बात का ध्यान रखिए। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें अलोन 90% ज्यादा जूट प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल के अंदर पाया जाता है, राइट। इस चीज को समझिए। तो यहाँ पर ये मैप है, इसमें आपको दिख रहा है कि वूल इंडस्ट्री कहाँ पर है, सिल्क इंडस्ट्री कहाँ पर है, कॉटन इंडस्ट्री है, जूट इंडस्ट्रीज हैं। इसको आप एक बार बेसिकली स्टडी कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में, शुगर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, वन अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर शुगर केन का और केन शुगर का, है ना। तो दोनों बेसिकली क्या है, हमारा इंडिया ही है ना। अच्छा ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पर आता है कौन, ब्राजील, है ना, ब्राजील आता है शुगर प्रोडक्शन में। दूसरे नंबर पर कौन है, इंडिया। दूसरे नंबर पर कौन है, इंडिया। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए, है ना। पहले नंबर पर आता है ब्राजील, दूसरे नंबर पर आता है इंडिया। तो लीडिंग प्रोड्यूसर्स में से एक है। सीजनल इंडस्ट्री है, क्यों ऐसा है, क्योंकि भाई सीजन टू सीजन जब शुगर केन आपका मिलेगा तभी तो बेसिकली शुगर बन पाएगी, है ना। तो सीजन टू सीजन वेरी करता है। शुगर केन की अगर हम बात करें दैट इज अ वेट लूजिंग क्रॉप, मतलब अपने केन प्रोडक्शन रीजन्स में, मतलब केन प्रोडक्शन के टाइम पे बेसिकली क्या होता है, मतलब शुगर बनाने के टाइम पे क्या होता है, इसका वेट लूज हो जाता है ना। तो ये सारी चीजें हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो लीडिंग प्रोड्यूसर है शुगर केन का महाराष्ट्र। इसके अलावा यूपी में बेसिकली आपको मिलेंगे कि भाई शुगर फैक्ट्रीज आपकी दो बेल्ट में कंसंट्रेटेड है, पहला गंगा यमुना दोआब में और दूसरा तेराई रीजन में, राइट। अगर हम बात करें तमिलनाडु में कोयम्बटूर, राइट, कोयम्बटूर, वेल्लोर, तिरुवन्नमलाई, देन इसके अलावा वेलुपुरम और तिरुचिरापल्ली, राइट, तिरुचिरापल्ली। तो ये क्या है आपके यहाँ पर मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो बेलगावी है, बेलारी है, राइट। इसके अलावा मांड्या है, शिवमोगा है, विजयपुरा है, एंड अलावा इसके अलावा चित्रदुर्ग, राइट। ये सारी जगह हैं कर्नाटक में जो आपको मिलेंगी। दूसरे जो बेसिकली शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं दैट इज बिहार, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। रिसेंटली अगर हम बात करें कि भाई जो आपका सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स हैं, ठीक है, वहां पर हमको शुगर मिल शिफ्ट होते हुए दिखे हैं। स्पेशली महाराष्ट्र में जो केन प्रोडक्शन है, सुक्रोज कंटेंट है, वो बहुत ज्यादा यहाँ पर हायर हमको देखने को मिला है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि भाई कौन कौन सी 2021 के अकॉर्डिंग 10 जो शुगर केन इंडस्ट्रीज है ना, सॉरी शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, ये आपको यहाँ नॉर्मली यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, है ना। इस चीज को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, राइट। देखिए 2021 के अकॉर्डिंग हमको पता है कि भाई यूपी बेसिकली पहले नंबर पर आ गया, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर चला गया। तो यहाँ पर बेसिकली हम इसको कर देंगे क्या, दैट इज उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। इसको हम क्या कर देंगे, उत्तर प्रदेश। ये क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है हमारे देश में, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ पर इसी का ही यही कर रहा है। तो पहले नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर आपको दिखेगा महाराष्ट्र, राइट, तीसरे नंबर पर दिखेगा कर्नाटका, चौथे नंबर पर दिखता है तमिलनाडु और पांचवें नंबर पर दिखता है आपको बिहार। इसके अलावा और भी आपकी इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिल रही है, और भी जगह आपको देखने को मिलती है ऐसी इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट जो बेसिकली सेगमेंट में उसको हम बात करते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज मतलब जहां पर मिनरल्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज में यूज होती है ना, काम में लेते हैं हम लोग। आयरन ओर की बात करें दैट इज अ बेसिक मटेरियल, रॉ मटेरियल, जो बेसिकली वेट लूजिंग मटेरियल है आपका, क्योंकि उसमें से उसका स्लैग एंड ऑल ये सब क्या होंगे, डिसइंटीग्रेट होने शुरू हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे इस इंडस्ट्री के अंदर जो बेसिकली यूज करा जाता है दैट इज नोन एज कोल को बेसिकली यूज करते हैं, लाइमस्टोन यहाँ पे यूज करते हैं, राइट। एंड अल्टीमेटली आपको वाटर का बेसिकली यूसेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। सो नाउ दीज आर द रॉ मटेरियल और द रॉ इंग्रेडिएंट व्हिच आर यूज्ड देयर इन दीज इंडस्ट्रीज। लोकेशन फैक्टर की अगर हम बात करें, ये मोस्ट ऑफ द आपको जो स्टील प्लांट्स है, लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जो है, ये आपके रॉ मटेरियल के जो सोर्सेज हैं उनके आसपास में आपको देखने को मिले, ताकि इजीली अवेलेबल हो जाए इन सारी चीजों को, और लार्ज क्वांटिटी में आपका जो बेसिकली वेट लूज इनपुट है ना, वो आपको देखने को मिलेगा। स्लैग, जिसको एक शब्द है दैट इज नोन एज स्लैग, है ना, स्लैग इकोनॉमी, इस तरीके से उसको हम लोग जानते हैं। एंड अल्टीमेटली यहाँ पे ये सारी चीजें हमको देखने को मिल रही है। हायर कंसंट्रेशन ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री आपको दिखेगी छोटा नागपुर प्लेटियो रीजन में, जो कहाँ है, झारखंड के अंदर है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है ना, झारखंड के अंदर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एबंडेंट अवेलेबिलिटी है आयरन ओर की और कोल की, है ना। तो वहां पर मिनरल तो अच्छे खासे मिलते ही हैं। जैसा एग्जाम्पल यहाँ पर
टाटा आयरन स्टील कंपनी कॉर्पोरेशन लिमिटेड और द कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर में लोकेटेड है और ये कहाँ है, ये छोटा नागपुर रीजन के आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है टाटा जो सॉरी जो आपका बेसिकली जो है महाराष्ट्र इस्पात निगम लिमिटेड, सेल कहाँ पर है, टाटा स्टील आयरन लिमिटेड, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कंसंट्रेशन, यहाँ पर आयरन स्टील इंडस्ट्रीज आपकी लोकेटेड है, तो यहाँ से आप बेसिकली लगा सकते हैं इसको। देन उसके बाद चाइना की अगर हम बात करें, लार्जेस्ट कंज्यूमर है स्टील का ऑल ओवर वर्ल्ड में, राइट। इसके अलावा मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर हमारे देश में भिलाई में है, दुर्गापुर में है, बर्नपुर है, जमशेदपुर है, राउरकेला है ना, बोकारो है। ये आपको दिख रहे हैं कि भाई कहां पर, जैसे दुर्गापुर और बर्नपुर आपको दिख रहे हैं कि भाई ये पटना वेस्ट बंगाल में, भिलाई है आपका जो है काइंड ऑफ तुम्हारा जमशेदपुर है, राउरकेला ये आपको दिख रहे हैं आपका झारखंड में, देन आपका ओडिशा के अंदर, राइट। देन अगर हम बात करें कहां पर, वेस्ट बंगाल है, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ जो रीजन है यहाँ पर आपको दिखेगा आयरन स्टील इंडस्ट्रीज। इसके अलावा भद्रवती विजयनगर कर्नाटक के अंदर, राइट। इसके अलावा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर, सालेम तमिलनाडु के अंदर, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें पूर्वोदय इनिशिएटिव, ये 2020 में इस इनिशिएटिव लाया गया था, राइट। इसकी वजह से क्या करना है, क्या इसका इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव का एम क्या है, इसमें बेसिकली स्टील प्लांट्स जो हैं ईस्टर्न इंडिया में उनको बेसिकली इंटीग्रेट करना है, साथ में लेकर आना है, और जो मिनरल रिच रिसोर्सेज हैं उनको और ज्यादा पुश करना है ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस को क्या कर सके, एक्सेलरेट कर सके, बढ़ा सके। एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसके ऊपर फोकस है। स्टील सेक्टर के हमारे देश के अंदर, ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर उसको और ज्यादा बेसिकली पुश करने की बात ये करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, मतलब एल्यूमिनियम को पिघलाना, एंड अल्टीमेटली एल्यूमिनियम से मल्टीपल तरीके हमारे बेसिकली चीजें बनती हैं। जैसे एल्यूमिनियम को हम एज अ सब्सटीट्यूट यूज कर सकते हैं स्टील के, राइट। तो एल्यूमिनियम क्या होता है, लाइट होता है, हल्का होता है, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है ना, इस पे जंग नहीं लगता और अच्छा कंडक्टर होता है आपका हीट का, मेलेबिलिटी अच्छी खासी होती है, एंड अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग होता है ना। जब एलॉय के साथ उसको मिला देते हैं हम लोग। अगर हम बात करें एयरक्राफ्ट बनाने में, यूटेंसिल, वायर, आपके व्हीकल्स बनाने, व्हीकल बॉडी को बनाने में हम लोग एल्यूमिनियम का ही यूज करते हैं। मेजॉरिटी एल्यूमिनियम स्टील प्लांट जो आपको मिलेंगे आपको ओडिशा में, वेस्ट बंगाल, केरला एंड उत्तर प्रदेश में मिलेगा, छोटा छत्तीसगढ़ में मिलेगा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। नाउ दीज आर द स्टेट्स दैट यू हैव टू नोट लर्न। सेकंड इसके अंदर आती है आपकी पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। एल्यूमिनियम का एक बात और बता दूं, इसके लिए जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं दैट इज नोन एज बॉक्साइट, राइट। बॉक्साइट का यूज होता है, एंड बॉक्साइट को फर्दर आपका मैन्युफैक्चर करके क्या बनता है, एल्यूमिनियम बनता है। तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज का, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है ना, इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए चलिए। फिर हम बात करते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज की। पेट्रोकेमिकल का मतलब है जहां पे पेट्रोलियम के प्रोडक्ट, राइट, पेट्रोलियम से बनने वाले प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री वो है जहां पर क्रूड पेट्रोलियम से डिराइव होने वाले प्रोडक्ट आपके मिलेंगे। जैसे मुंबई है, दैट इज द मेन हब फॉर दीज काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज। इसका सब ग्रुपिंग है, सब कैटेगराइजेशन है। जैसे उसके पॉलीमर्स बनते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स से बनाए जाते हैं, राइट। देन उसके बाद आपका इलास्टोमर्स बनते हैं, एंड आपका सफरेंट इंटरमीडिएटरीज बेसिकली इनका यूज वहां पर बेसिकली यूज में आते हैं। पॉलीमर्स की अगर हम बात करें तो एथिलीन और प्रोपेलिन, राइट, इनसे बेसिकली बनते हैं। ये यूज होते हैं एज अ रॉ मटेरियल आपके प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में, है ना। 75% इनके जो है स्मॉल स्केल सेक्टर के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। सीमेंट इंडस्ट्रीज की बात करें, ये बेसिकली बल्कि और हैवी रॉ मटेरियल को यूज करते हैं। जैसे लाइमस्टोन का यूज होता है, सिलिका का यूज होता है, जिप्सम का यूज होता है। इसीलिए आपके रॉ मटेरियल सोर्सेज के आसपास में आपको देखने को मिलेंगे, स्पेशली जहां पर आपका लाइमस्टोन अच्छे खासा अमाउंट में मिलता है। देन इसके बाद अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की, दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे एंड ये सारी जगह क्या है, यहाँ पर अच्छे खासे आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश्ड होते हैं। एंड अल्टीमेटली हमारे देश में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें जहां पर व्हीकल प्रोडक्शन होता है। मेजोरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल रीजन हमारे देश में कहां पर है, जो बेसिकली मुंबई है, मुंबई पुणे रीजन हो गया, हुगली रीजन वेस्ट बंगाल, बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन हो गया, राइट, कर्नाटका तमिलनाडु वाले ऐसा, गुजरात रीजन हो गया, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, विशाखापट्टनम है, गुंटूर रीजन आंध्र प्रदेश वाला, दिल्ली, गुड़गांव, मेरठ रीजन ये आपका यूपी, और दिल्ली वाला कोलम तुम्हारा तिरुवनंतपुरम, दिस इज इन केरला। तो ये हमारे क्या मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, इनको भी आपको एक बार गो थ्रू करना है। फिर हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। हमने प्राइमरी और टर्शियरी सेकेंडरी देख लिया। टर्शियरी सेक्टर एक्टिविटीज का मतलब क्या है, जहां पर आपको सर्विसेज कहीं ना कहीं, सर्विस इंडस्ट्रीज आपकी कहीं ना कहीं आपको मिल रही है, और जहां पर आपका स्किल्ड लेबर एम्प्लॉयड है, प्रोफेशनली ट्रेंड स्पेशलिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, कंसल्टेंट देखने को मिल रहे हैं, एक्सपर्ट हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, फॉर अगेंस्ट सम कंपनसेशन, कुछ ना कुछ पैसा हमको पे करना ही पड़ता है अल्टीमेटली। ट्रांसपोर्टेशन है, ये क्या है, सर्विस सेक्टर के अंदर आता है। कम्युनिकेशन है, सर्विस सेक्टर का पार्ट है। बैंकिंग आपको सर्विसेज मिलती हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज मिलती हैं, ट्रेड सर्विसेज मिलती है, टूरिज्म सर्विसेज मिलती हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे टर्शियरी सेक्टर के अंदर ये सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं, और यहाँ पर इनके एग्जांपल भी हमको दिख रहे हैं। फिर हम बात
बात करते हैं आपके क्वाड्रेंट सेक्टर की। क्वाड्रेंट सेक्टर की बात करें तो इसका मतलब है नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज जहां पर आपको प्रॉपर्ली देखने को मिलेंगी। नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज जैसे आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च कहीं पर अगर हो रही है, एजुकेशन के मामले में अगर कोई चीज अगर हो रही है ना, डेटा एनालिस्ट हमको देखने को मिलते हैं। तो नाउ दिस पर्टिकुलर सेक्टर इज बेस्ड ऑन नॉलेज, इस बात को आप समझिए। स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज अगर किसी के पास है, इसके अलावा इंटेलेक्ट की बात करता है, इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवियों की बात करता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करता है। तो ये सारे अगर ऐसी कुछ एक्टिविटीज आपको देखने को मिल रही है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, तो क्वाड्रेंटरी एक्टिविटीज का पार्ट है। इसके अलावा बात करें क्विनरी सेक्टर की, तो क्विनरी सेक्टर का मतलब क्या है, जहां पर आपका डिसीजन मेकिंग इज देयर इज हाई लेवल डिसीजन मेकिंग, राइट। ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच को लेकर हम लोग चलते हैं, ह्यूमन सेंट्रिक सर्विसेज को लेकर चलते हैं, जैसे हेल्थ केयर हो गया, टॉप मैनेजमेंट जो आपके बैठा हुआ है वहां पे, पॉलिसी मेकर्स हो गए, IAS IPS ऑफिसर्स, इसके अलावा आपके मिनिस्टर्स एंड ऑल, एडमिनिस्ट्रेशन में जो सबसे एपेक्स लेवल पर बैठा हुआ है, वो सारे किसका पार्ट है, वो सारे हैं क्विनरी एक्टिविटीज का पार्ट है, क्विनरी सेक्टर्स का पार्ट, राइट। देन गोल्ड कॉलर जॉब इनको बोलते हैं हम लोग, है ना। एपेक्स सर्विस सेक्टर के का बेसिकली पार्ट है, और आपका नेशनल और ग्लोबल पॉलिसी इन्फ्लुएंसर्स बेसिकली यहाँ से निकलने शुरू होते हैं और यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। सो दिस वाज समथिंग विच वाज अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, है ना, जिसमें मोस्ट ऑफ द जो चीजें हैं वो आपको थोड़ा याद करने ज्यादा पड़ेंगी, है ना, आपको थोड़ा रोड लर्न करना पड़ेगा। बट अगेन दिस वाज अ इजी चैप्टर, और इस पीडीएफ को आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है ना, पीडीएफ को गो थ्रू कर सकते हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। एंड अगेन इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियोस के लिए लाइक कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।